आवाज़ आ रही है? हाँ, फैन बंद कर दो। अच्छा हाँ। ठीक। नाम बेटर? आप लोगों का नाम क्या है? ठीक है। नाम मेरा नाम खुशी है और इसका नाम शिवांश। शिवांशु। शिवांश। शिवांश। शिवांश, खुशी शिवांश। खुशी शिवांश। ठीक है। मैं पूछूँ, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ। ठीक। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। राजू सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आप प्रेसिडेंट हैं सार्क जर्नलिज्म के, तो इस एसोसिएशन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और ये इंटरेस्ट इस फील्ड में आपका कैसे आया? पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस रेडियो के लिए। ये सार्क जर्नलिस्ट फोरम जो है ये साउथ एशिया के सारे पत्रकारों की हित के लिए ये गठन हुई है और इसकी इनिशिएशन बेसिकली नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के जो पत्रकार है उन पत्रकारों से हमने कॉन्फ्रेंस करके इसको इस्टेब्लिश किया है। तो ये सार्क जर्नलिस्ट फोरम की उद्देश्य ये है कि ये पत्रकारों के हितों के लिए ये काम करेगी। तो दूसरी बात प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम की बात है। हम प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए वकालत करते हैं। वो रीजनली भी हो सकती है, कंट्री वाइड भी हो सकती है और वो ग्लोबली भी। हम प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम में कोई समझौता नहीं चाहते क्योंकि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के पहली शुरुआत प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम से होती है। तो सार्क जर्नलिस्ट फोरम की ये ऑब्जेक्टिव्स ये भी है। और तीसरी बात जो आपने कही इसकी कैसी शुरुआत हुई, देखिए पत्रकारों की बहुत सारी समस्याएं हैं। वो मुझे लगता है ये दक्षिण एशिया में तो समस्या है ही, नेपाल भारत में तो है ही। नेपाल भारत से बाहर विश्व व्यापीकरण, आप ग्लोबलाइजेशन भी देखेंगे तो पत्रकारों की बहुत समस्या है। और पत्रकार ऐसी पेशा है, हम सिर्फ दूसरे की आवाज़ों को उठाते हैं, दूसरे की पीड़ा को उठाते हैं, जनता को। जर्नलिस्ट यूज टू राइट द न्यूज़ एंड एवरीथिंग फॉर द अदर पीपल ओनली, पर हम अपनी पीड़ा कभी नहीं कहते। जैसे पत्रकारों की ये समस्या है, पत्रकारों की ये पीड़ा है, पत्रकारों की जान जा रही है, पत्रकारों को लिखने के वजह से कुछ आवाज़ उठाने के वजह से किसी की जान जा रही है, किसी की एक्सीडेंट हो रही है, किसी की दुर्दशा जो हो रही है ना, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए पत्रकारों की एक संगठन की आवश्यकता है। वो नेशनल वाइड में नहीं, वो इंटरनेशनल वाइड में उसकी आवश्यकता है। इसलिए पत्रकारों की ये संगठन जो सार्क जर्नलिस्ट फोरम है इसकी गठन हुई है। और इसकी काम उद्देश्य मैंने आपको बताया, प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम, फाइट फॉर प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड पीस, एंड देन द राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट ऑल्सो। ये पत्रकारों की जो हितों की बात होती है, उनकी जीवन के उपार्जन की बात होती है। इसके लिए सार्क जर्नलिस्ट फोरम पत्रकारों की भी बात करेगी, देश और जनता की भी ये बात करेगी। मगर पत्रकारों की ये समस्या है कि पत्रकार खुद फील्ड में जा कर के दूसरे की बात रखते हैं मगर अपना खुद का बात कभी नहीं रखता है। मगर सार्क जर्नलिस्ट फोरम पत्रकारों की भी बात रखने के लिए ये गठन हुई है। इसका उद्देश्य यही है। सर, ये जो फोरम है ये काम कैसे करता है? यानी कि आवाज़ उठाता है, कोई पॉलिसी बनाता है या यूएनओ से जुड़ के काम करता है, या किस तरीके से? नहीं, हम सार्क जर्नलिस्ट फोरम का हमने यूनाइटेड नेशन में भी हमने इसको एफिलिएशन के लिए इसकी हमने वो अप्लाई किया हुआ है। अब मुझे लगता है ये 2025 में ये लोग हमको बुला रहे हैं न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन की वो प्रक्रिया चल रही है। और सार्क सेक्रेटेरिएट से हमारी थोड़ी एफिलिएशन तो नहीं है मगर वहाँ से हमने रिकॉग्निशन लिया है ये सार्क जर्नलिस्ट फोरम की। तो इसलिए ये सार्क जर्नलिस्ट फोरम ऐसी संस्था है, ये पत्रकारों की हितों की बात करती है, पत्रकारों की अधिकारों की बात करती है। और पत्रकारों के हित अधिकार की बात तो ये करते हैं, दूसरे जो पीपल है, पीपल टू पीपल, उसकी भी बात करती है। तो इसलिए इसकी उद्देश्य ये है कि सार्क जर्नलिस्ट फोरम के ज़रिए से, जैसे नेपाल के पत्रकारों की समस्या क्या है, भारत की पत्रकारों का थोड़ा आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना। तो हम ये करते हैं कि हम पत्रकार एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे नेपाल में हम प्रोग्राम करते हैं, भारत के पत्रकारों को बुलाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, उसमें पीपल टू पीपल रिलेशन की बात होती है। ये हमारा मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन की। आरिफ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक टर्म एकोराप जिसके बारे में हम जानते हैं,
इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। ये सबसे पहले हम तो शुक्रगुजार हैं ये तरंग 90 FM का, जो हमको यहाँ पे अपने बोलने का टाइम दिया और हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। और ये कम्युनिटी रेडियो जो अपुराब है, ये देश भर का, नेपाल का, देश में जितने 360 रेडियो स्टेशन है उनके एक छाता संगठन है, उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो उसका क्या उद्देश्य है कि कम्युनिटी बेस में बेसिकली जो एकदम निचली स्तर के कम्युनिटी जिसको लोग बोलते हैं, समुदाय जो है, उसकी आवाज़ को हम रेडियो के माध्यम से सरकार तक कैसे पहुंचाएं, उसकी आवाज़ जो उसका स्टेक होल्डर है उस तक कैसे पहुंचे, उस कम्युनिटी को क्या चाहिए अभी। तो इस पे ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के, क्योंकि एक बोलने से अच्छा है ज़्यादा लोग बोलेगा एक ही विषय पे, तो राज्य को, सरकार को सुनने में थोड़ा से जल्दी होगी कि इस पे तो एड्रेस किया जाए, इस सब्जेक्ट पे, उस पे वो एड्रेस करता है। और ये कम्युनिटी रेडियो ऑर्गेनाइजेशन का जब रेडियो स्टेशन हुए तो वहाँ एक की सुनवाई नहीं हुई, दो की नहीं सुनवाई हुई, तब इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, इस पे ये काम करता है। सर, जैसा भी आपने बताया कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और आप दोनों का ही एक जुड़ाव रहा है कम्युनिटी रेडियो से, और क्योंकि अभी हम भारत के कम्युनिटी रेडियो में काम कर रहे हैं और देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेपाल में जो कम्युनिटी रेडियोज़ हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और वहाँ के पे किस तरीके के शोज़ और किस तरीके की बातों को उठाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आरिफ सर आपसे पूछना चाहूँगा। कम्युनिटी रेडियो वहाँ पे कैसे काम करती है, जैसा होता क्या है कि बेसिकली उसको क्या नीड है और इसका सोच क्यों हुआ कि अब जनता की आवाज़ तो पहुँचना चाहिए सरकार तक, और माध्यम ये बहुत अच्छा है। ये माध्यम रेडियो इसलिए अच्छा है कि आप काम करते करते भी इसको सुन सकते हैं, आप पढ़े हैं फिर भी, नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी इसके बारे में समझ सकते हैं, आप ब्लाइंड हैं फिर भी आप इससे आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं। आपको अगर जो कुछ बहुत ज़्यादा व्यस्तता है तो आप फुल्ली नहीं सुन पाएंगे, तो किस टाइमिंग वाला हमको हमारे लायक का है। अगर जो हम किसान हैं तो किसान के किस टाइम पे प्रोग्राम आता है तो उस टाइम हम अपना निकाल सकते हैं, हम उसी टाइम पे सुन सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के लिए क्या है कि अब वो चला गया, बिजली नहीं है, कहीं क्या नहीं अपने घर पे। रेडियो का क्या है कि बिजली अपने घर पे है या नहीं है, स्टेशन से तो ब्रॉडकास्ट हो गया तो हमारे रेडियो तक वो आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ। और वहाँ पे काम करते हैं जो रेडियो, बेसिकली वो कंटेंट बेस पे काम करते हैं, क्या चाहिए, किसान का मुद्दा है, किसान के उसका बरसात के टाइम में उसको बिया की ज़रूरत है कि वो अब उसके काटने के समय हो गया तो उसको हम क्या शिक्षा देंगे। एजुकेशन के टाइम पे अभी एडमिशन, बच्चे पास हो आउट होके आए हैं तो अब फर्दर एजुकेशन कहाँ पे लेंगे, उनको क्या बेटर है, किस लाइन पे जाएंगे तो बेटर हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से जो बातें लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जो जिसके अंदर खूबियाँ हैं, कोई कलाकार है वो तो बड़े स्टूडियो में नहीं जाके गा सकता है, तो कम्युनिटी के अंदर जो उनके अंदर की ऊर्जाएं हैं उसको हम बुला के, आप हमारे यहाँ आइए, फ्री ऑफ कास्ट आप अपना ऊर्जा आप वहाँ पे पेश करिए। आप गायकार हैं, आप कलाकार हैं, आप दूध बेचते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप आइए स्टेशन में, आप दूध बेच के क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन पालन कर रहे हैं, कैसे अपना परिवार का जीवन पालन कर रहे हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने वाला आदमी आधा घंटा के लिए आके वो अपना एक्सपीरियंस करता है कि हम दिन भर रिक्शा चलाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं, हमारे 3 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, एक बच्चा हमारा खाने पीने का ये व्यवस्था है। तो क्या है कि उससे लोग इंस्पायरिंग होंगे कि रिक्शा चलाना कोई उसके लिए शर्म की बात नहीं हो, गलत काम नहीं कर, मगर क्या कर रहा है, साथ साथ में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, साथ साथ में अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से ले जा रहा है, वो राष्ट्र को समझ रहा है। और रेडियो में क्या है प्लस साथ साथ में कि राज्य जो अपना कंट्री जो अपना नोटिस होगा या कंट्री का जो भी उसका फैसिलिटी होगी, वो जब वो रेडियो सुनने लगेगा तो वो फैसिलिटी से भी वो जुड़ जाएगा, तो उसको फैसिलिटी लेने में आसानियाँ हो जाती हैं और कंटेंट बेस पे ही काम करते हैं। राजू सर, आपने बताया कि आप साउथ एशिया के सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो मेट्रो एफएम से जुड़े हुए थे शुरुआती दौर से। तो सर, उसका शुरुआती दौर कैसा था और पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई है।
जैसे आप प्रेस और एक्सप्रेशन फ्रीडम की अगर आप बात कहें तो ये नेपाल के पॉलिटिकल हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। तो नेपाल में जब लोकतंत्र के लिए जब तानाशाही शासन था उधर, उसको हम राजाशाही बोलते थे, उसके विरुद्ध में जब नेपाल के लोग ने आंदोलन किया, उससे पहले राणाशाही की राणा रेजिम था, उसके जैसे रेडियो नेपाल आप कहते हैं, रेडियो नेपाल इस रेजिम के विरुद्ध में जनता की आवाज़ उठाने के लिए वो खड़ी की गई थी। जैसे भारत में भी वैसा इतिहास है और नेपाल का भी वही इतिहास है। जब नेपाल में प्रजातंत्र आया, वो हम विक्रम संवत बोलते हैं, उसे मुझे लगता है वो आज से अभी तो 81 हुआ, इसका मतलब वो 2046 मीन्स लगभग कितना हुआ, 25-26 साल पहले, नहीं 25-26 नहीं, 36 years ago there was a agitation, there was a demonstration against the तानाशाही शासन, राज संस्था के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था। तो जब 19 मुझे लगता है वो 1990 में होगी, 1990 डेट मुझे अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं, मगर 1990 में जब नेपाल में प्रजातंत्र की आंदोलन हुई, वहाँ से ही नेपाल में जब डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिश हुई, प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम की वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद नेपाल में रेडियो, टेलीविज़न और प्रेस जितने भी पत्रिका है वो उसकी शुरुआत हुई। उसकी शुरुआत होते हुए जो मैंने आपको बताया मेट्रो एफएम, जो काठमाडौँ मेट्रोपॉलिटन सिटी से चली हुई है, उसकी शुरुआत भी वो प्रजातंत्र आने के करीबन 6 साल के बाद 1990 में डेमोक्रेसी आई, तो 1996 में वो मुझे लगता है वो इस्टेब्लिश 96 या 97 में वो इस्टेब्लिश हुई। तो अभी वो चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो कम्युनिटी रेडियो है या जिसी भी तरह की रेडियो की आप बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई है, ये स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता के आंदोलन, प्रजातंत्र के आंदोलन से जुड़ी हुई है, और ये जनता की बात करते हैं। जैसे आरिफ सर ने कहा, कम्युनिटी रेडियो अभी आप कहे तो कम से कम मुझे लगता है नेपाल में 300 से भी ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो है, 300 से भी ज़्यादा, 380 से भी ज़्यादा कम्युनिटी है। तो गाँव की जो जनता की वॉइस है ना, वो वॉइस को सरकार तक पहुंचाने के लिए और जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए एक तरह की जनता कैसे काम कर रही है, उसके लिए हमने काम किया था। तो हमारा जो रेडियो है वो रेडियो काठमाडौँ की पहली रेडियो है, और वो स्थानीय गवर्नमेंट हम उसको बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट की जो गतिविधियाँ है, लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे टैक्स के लिए, जनता की टैक्स के लिए क्या कर, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए क्या काम करते, उसके इन्फॉर्मेशन थ्रू करने के लिए पहले इस्टेब्लिश किया था। फिर ये स्लोली इसकी वाइडनेस थोड़ी बढ़ने लगी, तो इसने इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जैसे न्यूज़, इंटरव्यूज़ ये ब्रॉडकास्ट करने लगे। तो अभी जो आरिफ सर ने भी कहा, अभी कम्युनिटी रेडियो जनता की रेडियो बन गई है, और जनता की आवाज़ जनता तक और जनता की आवाज़ राज्य तक पहुंचाने के लिए ही कम्युनिटी रेडियो काम कर रही है। और जिस रेडियो में मैं काम किया था उस रेडियो का भी काम वही है। आरिफ सर, आप एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के मैनेजर हैं, तो जैसा सर ने बताया कि 380 से भी ज़्यादा अब रेडियो स्टेशंस खुल चुके हैं, तो अब जो है आपको क्या लगता है कि जो यूथ है नेपाल का, क्या वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है कम्युनिटी रेडियोस में, और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि कम्युनिटी रेडियोस का भविष्य क्या होने वाला है? शुक्रिया। ये बहुत अभी के संदर्भ की एकदम समस्याएं जो है उसके ऊपर आपका एक प्रश्न है। ये जो मैं जिस रेडियो से आबद्ध हूँ, उसको मेरा भेरी एफएम है नेपालगंज सिटी के अंदर। हम अभी उसको 16.5 घंटा ब्रॉडकास्ट करते हैं, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप। पहले हमारे पास 40 स्टाफ हुआ करते थे, अभी हमने स्टाफ घटाई। वजह क्या है कि अब रेडियो पे पहले जो चाम था, जो लोगों में रेडियो के लिए एकदम हर लोग रेडियो सुनेंगे करके था, वो कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से वो साख गिरती गई, क्योंकि हम उससे थोड़ा भटक गए। हम कम्युनिटी की आवाज़ बोलने के लिए आए थे, हम उसमें कुछ और करने लगे। हुआ क्या कि हम नीड बेस छोड़ दिए, उसको जो सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए था हम उसको छोड़ दिए। पहले क्या होता था कि हमारा
किसान का कहा, बोला कि हमारे खेत में मैं भैंस चरा रहा था, मेरी भैंस गुम हो गई, इसका सूचना बजा दीजिए। तो हम लोग सूचना बजा दिए तो पता चला कि 8-10 घंटे के बाद भैंस उसकी मिल गई। वो घर स्टेशन में आया दौड़ते हुए, सर जी ये हम आपके लिए लाए हैं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, फिर किसानों से पैसा नहीं लेते हैं, धार्मिक कम्युनिटी से पैसा नहीं लेते हैं, उसका कोई इशू नोटिस हुआ, चाइल्ड का कोई हेरेसमेंट का है उसका हम इशू नहीं लेते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जिससे किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाए उसका हम ऐड नहीं बजाते हैं कम्युनिटी रेडियो। तो वो खुशी जो थी वो मरने लगी हमारी। अब वो नोटिस भी लाते वो लोग हिचकिचाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंड्री कर दिया। रेडियो में काम करने वाले लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगे कम्युनिटी कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम किसान के पास क्यों किसान मेरे से टच हो। होना वही चाहिए था कि किसान भी आए साथ में बैठे, आम पब्लिक भी आए बैठे, एक रिक्शा चलाने वाला, एक दूध बेचने वाला, एक तरकारी बेचने वाला, सब साथ में आए। मगर क्या कर दिया हमने, बाउंड्री इतना सुंदर बना दिया कि किसान अंदर आते हुए हिचकिचाने लगा। और जब किसान से हम दूर हो जाएंगे तो कम्युनिटी रेडियो ऑटोमेटिक दूर होती गई। तो बिल्कुल। इसलिए हम अब फिर यही इसी पे हम जोर दे रहे हैं। अभी के चैलेंजेस टाइम पे कंटेंट बेस पे हम नहीं जाएंगे, और ये इस पे आप पॉडकास्ट में अब हमको जाना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा कि हम उसको इंस्टाग्राम पे भी देते हैं, फेसबुक पे, इस पे भी अब एकदम ज़रूरी है जाना। रिटर्निंग में हम इतना आस हमको है कि फिर रेडियो ही काम आएगा अंतिम में आके। फिर लोग रेडियो को पकड़ेंगे कि नहीं ये एथेंटिक चीज़ है। फेसबुक में जो लिख दिया सत्यता है कि नहीं है, अभी तो सब उसी पे भाग लेते हैं, फिर बाद में फैक्ट चेक करते हुए पता क्या चलता है इसमें आधे सच्चाई थी आधी नहीं थी। और रेडियो को लोग क्या मानते हैं, एक स्टेशन से बोला गया, एक जिम्मेवार जगह से बोला गया चीज़ ये गलत नहीं हो सकता है। और हम रेडियो कम्युनिटी रेडियो से यही विशेष कहना चाहेंगे कि वो अपना कंटेंट बेस पे जिस उद्देश्य से जिस मकसद से रेडियो खोला गया था वो मकसद से भटकेंगे तो रेडियो विलुप्त हो जाएगा, और रेडियो में काम करने वाले लोगों की हैसियत भी डाउन हो जाएगी। इसलिए जो कंटेंट, जो इशू, जो इस मुद्दे पे हम सोच के बनाए कि हम किसी को सेवा देंगे, हमारे अंदर जो चीज़ है या हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम शेयर करके उसको जीवन स्तर उठाएंगे, उसको हमको छोड़ना नहीं होगा, उसी पे हमको काम करना पड़ेगा। सर जैसा भी आपने चैलेंजेस का बताया, इसमें मतलब एक जुड़ाव होता है, अगर जनता से वो जुड़ाव टूट जाए तो फिर चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। राजू सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सार्क जर्नलिस्ट जो फोरम है उसके ऐसे कोई चैलेंजेस हैं या फिर कोई आगे विजन्स हैं जिन पे उसे और काम करने की सोच है? नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस है। देखिए अब पत्रकारों की इतनी बड़ी चैलेंजेस है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बांग्लादेश में आंदोलन हुई, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित पत्रकार हुआ, पत्रकारों की जान गई, पत्रकारों की घर को ध्वस्त कर दिया। श्रीलंका में आंदोलन हुई, आप इससे पहले जो राजपक्ष के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, पत्रकारों की जान गई, पत्रकारों सबसे बड़ी प्रताड़ित हुई। आप अफ़गानिस्तान की बात कीजिए, अभी हमारा, मैं आपको वो लिंक भी भेज सकता हूँ, हमारा अभी अफ़गानिस्तान चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट है, जो बहुत सीनियर पत्रकार है अफ़गानिस्तान के, वो अभी ब्रॉडकास्ट, वो टेलीविज़न में अभी वो न्यूज़ पढ़ती है, मगर आप देखिए वो नाक और मुख में ऐसे बुर्का लगा करके वो न्यूज़ पढ़ रहे। मैं आपको वो लिंक भी भेज दूंगा। वैसा भी पत्रकारिता हो रही है। साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया और नेपाल में भी कितनी जगह में पत्रकारों की हत्याएं हो रही है, पत्रकारों की जाने जा रही है, पत्रकारों के परिवार में परिवार को थ्रेटन होती है, जैसे क्रिमिनल्स ग्रुप थ्रेटन करते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स थ्रेटन करते हैं। कोविड की वजह से आपको कहे, हम जब कोविड हुआ था सबसे बड़ा प्रताड़ित और सबसे बड़ा समस्या में पत्रकारों ही था। पत्रकारों, कितने पत्रकारों ने आपने वरिष्ठ, भारत के भी कितने वरिष्ठ पत्रकारों ने जान गुमाई, क्योंकि वो फील्ड में जाना पड़ता था, काम करना पड़ता था, रिपोर्ट देना पड़ता था। उसने अपनी व्यवसाय गुमाई, पैसा भी गुमाए, उसका जो सैलरी आता था वो जब बंद हो गया, जब एडवर्टीजमेंट नहीं आई तो सारे व्यवसाय, सबसे बड़ा जॉब का है ना, जॉब का इश्यू भी पत्रकारों के ही भोगना पड़ा। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। देखिए ये साउथ एशिया में तो, अब आप मिडल ईस्ट की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा जो मिडल ईस्ट में जो अभी युद्ध हो रही है, आपको मालूम है, और जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ये सारे जगह की जब आप बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी फ्रंट लाइन में पत्रकार को जाना पड़ता है, और सबसे बड़ी समस्याएं भी पत्रकारों की होती है। इसके मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकार ऐसा चुनौती को भी सामना करके
जितनी भी चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को सामना करके पत्रकार अभी भी सूचना देने के लिए, जनता के हक के लिए वो अभी भी लड़ रही है। उसको शाम को क्या खाने के लिए क्या है, उसे घर में चिंता नहीं है, मगर देश और जनता के लिए पत्रकार लड़ रही है। पत्रकार जो मैं पत्रकारिता में अभी 30 वर्ष से मैं पत्रकारिता हूँ, मैंने एक ही चीज़ मेरे जीवन में मैंने एक ही चीज़ कमाया, क्या घुमाया मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने एक ही चीज़ कमाया, वो है जनता की विश्वास। जनता की विश्वास को घुमाया। इसलिए पत्रकारों के साथ समस्याएं है, बहुत सारी चैलेंज, देयर आर मेनी challenges for the journalists and journalism, but we have to fight against that challenges, and we have to work for the nation and the people. That is the main objective of SAG Journalist Forum. एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसा अभी आपने चैलेंजेस को भी डिफाइन किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस समय का जो समय चल रहा है पूरी दुनिया भर में युद्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आने वाली फ्यूचर थोड़ी सी डार्क साइड पे हमें दिखती है। एक चीज़ मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगा कि आने वाला जो यूथ है इसको आप क्या बताना चाहेंगे कि उसे किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि एक बेटर वर्ल्ड बनाने का काम एक्चुअल में यूथ का ही है जो कि आगे काम करेगा। तो सबसे पहले आरिफ सर मैं इसको कहाँ लिंकेज करूँगा, कोविड से ले जाके। कोविड के टाइम में लोगों के पास खाने की समस्याएं आ गई थी, पानी की समस्याएं आ गई थी। उस टाइम पे हमारा अपना रेडियो स्टेशन से हम लोग इतना बिलीव किया कि जो दान देने वाले थे, जो कोई चाहता था हम किसी को दे दे, तो हमारे स्टेशन में हमको फ़ोन करके क्या बोलता था कि आप जिसको रिकमेंडेड कर दें, किसके यहाँ खाना नहीं है, हम उतना पैकेट आपके स्टेशन में भेज देंगे, आप अपना वहाँ से दे दीजिए। तो हम क्या करते थे कि हम अपने आप से नहीं देंगे, हम अपने एफएम का कूपन बना देंगे, आप उसको क्या चाहिए हम उसका बेसिक नीड समझ के 25 केजी आपको चावल देना है कि 5 केजी दाल देना, उसमें हम लिख के वो पर्ची बंद करके उसको खींच के उसको व्हाट्सएप पे भेज देते थे। वो बंदा वहाँ जाता था, उसको चेहरा नहीं दिखाना है, वो गया, बोरी पकड़ा और लेके चला गया। मैक्सिमम लोग, इतनी भीड़ हो गई, ये हो गया कि एफएम में इतना चर्चा होगी, यहाँ पे गला बट रहा है, खाने की चीज़ें बट रही हैं, तो हमको मजबूरी में गेट पे बंद करना पड़ा कि अब हम यहाँ से नहीं बट रहा है। और राज्य भी इस पर वो आगे, लोकल गवर्नमेंट इस पर आ गया कि रेडियो पे विश्वास तो है, लोगों ने रेडियो पे विश्वास किया, दानी लोगों ने रेडियो पे विश्वास किया, सरकार को नहीं विश्वास किया कि सरकार को देते सरकार बांटती, उन्होंने रेडियो में दिया। और ये हमारा बेटरमेंट, हमने यही कमाया क्या? और जो मीडिया में आएगा, मैंने तो नहीं कमाया, ये मीडिया का विश्वास है। तो अब जो भी लगेगा मीडिया पे, तो जनता का विश्वास जीतेगा, और जनता का जो विश्वास जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। और रेडियो या मीडिया में जब जनता की जुड़ी समस्याएं, जनता की जुड़ी समस्याएं एक ही दिन में तो नहीं दिखेगा, मगर वो लास्ट टाइम तो वो उसको वही बचाएगा। जैसे अभी राजू सर ने बताया, हमने क्या पाया क्या खोया, मेरी भी वही है। मैंने 18 घंटे ड्यूटियाँ की है, और नींद नहीं पता है कब ली हमने, सोया कब जागे, मगर फिर भी आज भी उसी लाइन में लगा हुआ हूँ। कोई 12 बजे रात में बुला लेगा तो भाग के जा रहा हूँ, कोई 5 बजे सुबह बुला रहा है फिर भी जा रहा हूँ। ये एक, जब आप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे कि हम कुछ करेंगे किसी के लिए, अपने लिए तो क्या करेंगे, अपने लिए तो खुद भी जी लेंगे, किसी को आपके पास जो है वो दे के जिएंगे तो उसका जीना ही कुछ बहुत अच्छा होगा। और मीडिया में लगने वाले लोगों को हम यही कहेंगे कि अपना जीवन शैडो में रख के, निचली स्तर की जिसकी पहुंच नहीं है वहाँ तक, उसका जीवन आप फ्रंट में रख के आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप आगे निकल जाएंगे। राजू सर आप देखिए, यूथ, हर एक विश्व के जितने भी परिवर्तन हुई है वो यूथ प्रोटेस्ट से ही हुआ। अभी बांग्लादेश में जो हुई वो यूथों का ही काम है। युवा जिस देश में युवा एनर्जेटिक होता है, प्रोग्रेसिव होता है, उस देश की प्रगति पक्की है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सारे युवाओं को आपके जो ये रेडियो के द्वारा मैं ये आह्वान और अपील भी करना चाहूँगा कि अब देखिए, अब तो सोशल मीडिया की युग है। अब जो भी चाहे वो सोशल मीडिया में अपना व्यूज़, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो अभी पहले ऐसा था, हर मीडिया से जुड़ी हुई पत्रकार होती थी, मगर अब ऐसा हुआ कि सारे जितने भी लोग हैं सारे पत्रकार हो गए।
देखिए एवरी सिटीजन्स आर जर्नलिस्ट, सो एवरी यूथ्स आर ऑल्सो जर्नलिस्ट। बट देखिए युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता कीजिए, सोशल मीडिया में अपना व्यूज़ ओपिनियन रखिए, मगर जो जिस शांति के विरुद्ध में, जैसे वैमनस्यता के विरुद्ध में, जो धार्मिक युद्ध होती है उसके विरुद्ध में, और जैसा ये नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं ना, नकारात्मक चीज़ों से दूर रह करके शांति के लिए आप काम कीजिए, प्रगति के लिए आप काम कीजिए, डेमोक्रेसी के लिए आप काम कीजिए, मानवाधिकार के रक्षा के लिए आप काम कीजिए, और उसके लिए आप लिखिए, आप पढ़िए, आप जानिए। मैं सारे युवाओं को आपके ये रेडियो के जरिए यही अपील और आह्वान करना चाहता हूँ। मगर सारी युवाओं को आना चाहिए, पत्रकारिता करना भी चाहिए। वो अब 21वीं शताब्दी नहीं, अब की ज़माना ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है। देखिए नाउ द वर्ल्ड इज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन लिव, आप you can live without lunch, dinner or food for 1 day, 2 day, but you can't live without information for 1 minute and 1 second. So I want to appeal all the friends and all the youths to come in this field and do their responsibility to make a better world. Thank you. रेडियो, हाँ तुम शुरू करो, मैं बोल देती हूँ। तुम धन्यवाद बोलते, मैं बाद में बोलती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी और वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यूथ को ये चीज़ समझने की भी ज़रूरत है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो तरंग में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, खुशी